नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने जो हमारे देश की समस्याएं हैं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उनमें से हम गरीबी के बारे में हमने उसके जो लक्षण हैं वो देखे। अभी उसका मापन कि गरीब हम किसे कह सकते हैं, उसका मापन किस प्रकार होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं, हमने देखा कि जिसको प्राथमिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है उसको हम सामान्य रूप से गरीब मानते हैं। तो उसके लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति है कि किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर। एक गरीबी हम इस प्रकार कि कोई भी व्यक्ति है तो अपनी जो जीवन जरूरियात की चीज़ वस्तुएं हैं उसके अलावा भी हम भौतिक सुविधाएं जो भी आजकल हम उसके बिना भी हमारा नहीं चल सकता है, तो उसके पीछे हम अपना कितना खर्च करते हैं। अगर पैसादार व्यक्ति है तो वो भौतिक सुविधाओं की वस्तुओं के पीछे भी ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन गरीब है वो तो प्राथमिक जीवन जरूरी चीज़ वस्तुएं भी नहीं खरीद पाता है। जैसे कि हमने भी देखा है पहले की रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में सेवाएं, तो सेवाएं में हम लेके कि शिक्षा, पढ़ाई के पीछे कई बच्चे ऐसे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण नहीं पढ़ पाते। बाद में आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण बीमारी हो तो वो अस्पताल जाकर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते, तो वो सेवाओं के पीछे भी कितना खर्च करता है, तो उसके आधार पर हम गरीबी का मापन करते हैं। वो स्वाभाविक है, अगर ज़्यादा खर्च करता है तो उसके पास पैसे हैं, वो खर्च नहीं कर पाता है तो वो स्वाभाविक है, तो वो गरीब है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। दूसरा मापन है परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर कि परिवार में जितने सदस्य मतलब कमाने लायक है 18 साल से ऊपर के, तो उनकी आवक मंथली कितनी है कि 5,000 है, 7,000 है, 10,000 है कि 25,000। ज़्यादा है तो वो गरीब नहीं है और कम है तो वो गरीब है। परिवार यानी हम परिवार के में सदस्य 5 की संख्या लेंगे। अभी जो गरीबी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी है सापेक्ष गरीबी। ये छोटे प्रश्न में आ सकता है कि निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं और सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी किसे कहेंगे कि इस समाज में, देश में जो लोग हैं उनको अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुत्तम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वे निरपेक्ष रूप में गरीब कहलाते हैं। प्राथमिक जरूरियातें जैसे कि अनाज न मिलता हो, दूध, साग सब्जी जो हमारी दैनिक जरूरियातें, दैनिक आहार में हम जिसका उपयोग करते हैं, और कपड़ा, तो वो कम से कम भाव में हम उसका कम से कम भाव में भी उसको हम खरीद न पाता हो जो भी व्यक्ति, तो उसको गरीब कहते हैं, वो है निरपेक्ष गरीब कहेंगे। दूसरी है सापेक्ष गरीबी। अभी सापेक्ष गरीबी में हम एक दूसरे की तुलना जो करते हैं कि समाज में भिन्न भिन्न आय वाले वर्ग होते हैं। कई लोगों की बहुत ऊंची आवक होती है, कुछ मध्यम होती है, तो उनमें से कई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करते हैं तो वो सापेक्ष गरीब कहलाते हैं। एक वर्ग की आवक ऊंची है और दूसरे की कम है तो उसको सापेक्ष गरीब कहते हैं। और ऐसी सोच विकसित देशों में यानी अमेरिका, इंग्लैंड, जापान ऐसे देशों में ये सापेक्ष गरीबी होती है, और हमारे जैसे विकासमान देशों में निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है क्योंकि गरीबी का प्रमाण अधिक होता है, इसीलिए लोगों को ये प्राथमिक जरूरियातें भी प्राप्त नहीं होती। तो उसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सापेक्ष गरीबी कि किसी व्यक्ति की आवक मानो कि महीने में 15,000 है, उसके सामने दूसरे व्यक्ति की आवक महीने में 10,000 है, तो उनमें से जो 10,000 वाला व्यक्ति है वो सापेक्ष गरीब कहलाएगा। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है, वो हम देख कि ये व्यक्ति की 10,000 आवक है, बी व्यक्ति की 20,000 है और सी व्यक्ति की 30,000 है। यहाँ तीनों व्यक्तियों की आवक जो है वो अलग अलग है। बी व्यक्ति के सापेक्ष ए व्यक्ति की आय में कम है, मतलब बी की तुलना करें तो ए की आवक कम है और ए की
तो ये व्यक्ति गरीब माना जाएगा बी की तुलना में। जबकि बी की और सी की तुलना करें तो बी व्यक्ति की आवक कम है, तो बी गरीब सी की तुलना में बी गरीब माना जाएगा। तो यह है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में आपको याद करना है कि तुलना करनी है, और निरपेक्ष गरीबी यानी प्राथमिक जरूरियातें प्राप्त नहीं होना, इसी तरह याद रखना है। अभी हम देखेंगे भारत में गरीबी के प्रमाण कौन से साल में कितना था। तो भारत में योजना आयोग ने 1911-12 में गरीबी रेखा निश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की मासिक खर्च तय किया है 816, यानी पूरे परिवार का खर्च जो है वो 4080, और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च है 1000 और प्रति परिवार खर्च है 5000 निर्धारित किया है। अभी गरीब किसे हम कहेंगे, उसके लिए आवक तय की गई है हमारे योजना आयोग। जैसे कि कई बार आपको मैंने बताया कि पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, 1911-12 से योजना आयोग है, तो वो 15 साल के लिए नीतियों का आयोजन करता है। अभी सरकार 5 साल के लिए रहती है, तो योजना 5 साल की बनती है, यानी प्री प्लानिंग और 10 साल का भी रहता है। तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की आवक और शहरी क्षेत्र की आवक को अलग बताया, क्यों तो स्वाभाविक है कि गांव के लोगों की आवक कम रहती है और खर्च भी कम रहता है, उसकी तुलना में शहरों में लोगों की आवक भी ज़्यादा और खर्च भी अधिक रहता है। तो गाँवों के प्रति एक महीने का खर्च 816 है, और प्रति परिवार का खर्च है वो 4080 रुपया है। एक व्यक्ति का खर्च महीने में 816 रुपया है, और पूरे परिवार का खर्च 4080 गांव का है। उसी प्रकार शहरों में एक व्यक्ति का खर्च एक महीने का 1000 रुपया है, जबकि पूरी फैमिली का खर्च 5000 रुपया है। तो अर्थात हम देखेंगे कि आवश्यकताओं पर खर्च कर सके इतनी प्रति व्यक्ति की मासिक आवक कम से कम प्राप्त होनी चाहिए। अभी यहाँ गाँवों में 4080 रुपया एक फैमिली का खर्च है महीने का, तो इतनी आवक उनको होनी चाहिए। जबकि शहरों में मासिक खर्च पूरी परिवार का 5000 है, तो उसकी 5000 वो एक महीने में कमाता होना चाहिए। इस नए मापदंड के आधार पर भारत में ईस्वी 11-12 में गरीबी संख्या भी इस आधार पर देखा कि 5000 शहरों में 5000 से कम कमाने वाले और गाँवों में 4080 रुपये से कम कमाने वाले जो लोग थे उनकी तुलना गरीबों में की गई। तो इस सन 11-12 में तो उसकी संख्या जो है वो कितनी हुई, तो 27 करोड़ हुई थी, और गरीबी की मात्रा कुल संख्या में से घटकर 21.9 हो गई, मतलब कम हुई गरीबी की। इस मापदंड से गरीबी को नापा गया, तो गरीबी की जो मापदंड में संख्या है, मात्रा है, वो कम हुई। और भारत में 2009 में 9-10 में गरीबी की मात्रा कुल जनसंख्या का 19.8% थी, जो घटकर 21.9 हुई 11-12 में। इस प्रकार लगभग 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। भारत में 35.47 करोड़ लोग गरीब थे। और विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मानक, अभी ये हमारे देश के मानक थे गरीबी को मापने के लिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी मापदंड कि किस आधार पर गरीब माना जाता है, कि खर्च कितना करता है, प्राथमिक जरूरियातें पीछे कितना खर्च करता है, वो मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक भी अलग है, तो उसकी तुलना की जा सके। इसलिए 2012 में 2008 के भाव से प्रति व्यक्ति दैनिक आवक US यानी अमेरिका का $1.90 निर्धारित किया गया था। तो 2008 में हमारे जो लोग हैं उनकी आवक डॉलर के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तो $1.90, यानी $1 की कीमत आज 70 अप है, फिक्स नहीं रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो इतनी निर्धारित की गई थी, जो गरीबी रेखा का मानक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है।
और विश्व बैंक ने एक लेख के अनुसार 2010 में भारत की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ में से 32.7 लोग गरीबी रेखा के, यानी शॉर्ट में हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार हमारे देश के लोग उस समय 2012 में 32.7 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आते थे और भारतीय मापदंड के अनुसार 35.47 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आते थे और जिनकी संख्या लगभग 45.7 करोड़ थी। अभी हम देखेंगे यूएनडीपी 2015 की जो रिपोर्ट है, यानी हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो उसके अनुसार हम देखें कि 2012 में गरीबी का अनुपात कुल जनसंख्या के 21.92% थी 11-12 में। और भारत में कुल गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में 26.93 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में थे और शहरों में 21.65 करोड़ लोग व 25.7 और शहरी क्षेत्रों में मात्र 5.28 करोड़ लोग 13.7 गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते थे। यानी हम देखें कि गाँवों में भी गरीबी का प्रमाण अलग है और शहरों में भी गरीबी का प्रमाण अलग है। और भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य है तो वो छत्तीसगढ़, उसमें गरीबी का प्रमाण 36.93% है। और सबसे कम गरीब लोग कहाँ पर है तो गोवा में 5.9%। याद रखना, खाली जगह एमसीक्यूज में आ सकता है कि सबसे गरीबी की अधिक मात्रा कौन से राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में 36.93% और कम गरीबी की मात्रा तो 5.9 गोवा में है। गुजरात में गरीबी का अनुपात 16.63% रहा है, जबकि भारत के औसत 30% से अधिक गरीबी के अनुपात वाले राज्यों में से जो है 30% से भी ज़्यादा गरीब लोग तो छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि हैं। तो भारत में विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और अपार प्राकृतिक उपहारों से समृद्ध। हम बार बार ये देख चुके हैं कि भारत प्राकृतिक संपत्ति का भंडार है, क्योंकि भगवान ने जो हमें संपत्ति दी है कि जमीन, पानी, जंगल, खनिज, तो वो हमारे पास विपुल मात्रा में है। परंतु विपुल संसाधनों को सुयोग्य लाभ उठाने की क्षमता हमारे देश के लोगों में नहीं। यानी हमारे पास प्राकृतिक संपत्ति का भंडार है, लेकिन उसका उपयोग हमने नहीं किया है, उसका उपयोग हम नहीं जानते, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है। तो वो क्षमता क्यों नहीं है, तो हमारे अंदर शिक्षण का अभाव, प्रशिक्षण और कौशल का अभाव है। और वर्षों के त्रुटिपूर्ण योजना, यानी गवर्नमेंट भी जो योजनाएं बनाती है उसमें कोई ना कोई कमी होती है, उसके कारण हम ये प्राकृतिक संपत्ति, हमारे पास जंगल संपत्ति विपुल मात्रा में, खनिज संपत्ति विपुल मात्रा में, जमीन है, पानी है, लेकिन हम उसका योग्य उपयोग नहीं कर पाए। उसका कारण शिक्षा का, प्रशिक्षण का, कौशल का अभाव है। जो हमारे अंदर हुनर नहीं है, क्षमता नहीं, उसके कारण हम उस संपत्ति को उपयोग में लाने योग्य नहीं बना पाए, तो उसको हम संसाधन नहीं बना पाए, वो सिर्फ संपत्ति ही रही है। और देश में देखो कि कम मर्यादित साधनों का भी उपयोग करके वो राष्ट्र के लोगों ने विकास किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन लोगों में शिक्षा है, प्रशिक्षण है, कौशल है, वो बहुत ही अधिक है। उसके कारण अपने हुनर से, अपने कौशल से उन मर्यादित प्राकृतिक संसाधनों को उन्होंने उपयोग में अधिक से अधिक उसको उपयोग लिया है और अपने राष्ट्र को प्रगति के पंथ पर ले गए हैं। और हमारे में ये कमी है। इसीलिए हमारे देश के प्राकृतिक संपत्तियों का लोगों को कल्याण और सुख समृद्धि के संदर्भ में कार्यक्षम उपयोग न होने के कारण ही गरीबी का प्रमाण अधिक है। और हम कह सकते हैं कि अमीर भारत में गरीब रहते हैं। तो ये जो कहावत है उसको हमको गलत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये युवा वर्ग ही कर सकता है, क्योंकि उनमें जो हुनर है, जो कौशल है, वो हमारे युवा वर्ग में है ही, लेकिन हमारे में थोड़ी आलस है, तो वो हमें दूर करनी होगी। और हमें जिसमें हमारा हुनर है, कौशल है, उसमें हमें
मेहनत करके हमारी जो संपत्ति विपुल मात्रा में भगवान ने हमें दी है उसका उपयोग करके हम भी हमारे भारत को विकासमान राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें भी प्रयास करने होंगे। अभी आगे नेक्स्ट जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।